So hello everyone. So this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त चल रही है, राइट? तो सीए इंटर स्टूडेंट्स आपके लिए है एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज, दैट इज मैं लेकर आया हूं रिविजनरी वीडियोस फॉर सीए इंटर ऑडिट। एंड इस सीरीज के अंदर ये अपना पहला चैप्टर है, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इन रिवीजन वीडियोस से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा एंड आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। जो नोट्स यूज करने वाले हैं अपन, बहुत अच्छे नोट्स हैं, सेल्फ ड्राफ्टेड नोट्स हैं, पूरा आईसीएस स्टडी मैट का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रखता है। एंड इन नोट्स के गूगल ड्राइव लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस नोट्स फ्रॉम देयर। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवीजन कि आईसीआई ने क्या करा है कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के जो स्टैंडर्ड्स है ना, उनको अलग अलग करके अलग अलग चैप्टर्स में डाल दिया है कि किसी चैप्टर में 4 स्टैंडर्ड, किसी चैप्टर में 5 स्टैंडर्ड, किसी चैप्टर में 3 स्टैंडर्ड, इस तरीके से डाल दिया है। लेकिन अपन ने क्या किया है कि अपन ने स्टैंडर्ड्स का एक अलग से चैप्टर बनाया है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑल द अदर थिंग्स वी हैव कवर्ड इन चैप्टर्स, एंड स्टैंडर्ड्स के लिए हमने क्या करा है, एक डेडिकेटेड चैप्टर बनाया है जिसमें स्टैंडर्ड्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। तो अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का आपने रिवीजन करना है तो मेरा 5 से 6 घंटे का बहुत ही जबरदस्त रिवीजन वीडियो अवेलेबल है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का, आप उससे स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बाकी अपन क्या करेंगे सर, इन वीडियोज में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो भाई फटाफट ठोको बहुत सारे लाइक एंड करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब। सो द चैप्टर नेम इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इस पार्टिकुलर चैप्टर में मेनली आप क्या पढ़ने वाले हो, देखो एक बर्ड्स आई व्यू दिया हुआ है अच्छा सा कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑडिटिंग के बेसिक्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर वर्सेज इंटरनल ऑडिटर, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं सर? बैलेंस शीट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, नोट्स टू अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है ये तो अपन सबको पता है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं आता है, तो इन 5 के अलावा दुनिया में कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ये कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो अगर ऑडिट की बात करें सर तो ऑडिट क्या होता है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस चीज का, ऑफ एन एंटिटी। वो एंटिटी कौन सी है सर? प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर। और अपना व्यू क्या होगा, अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? ओपिनियन एक्सप्रेस करना ही अपना व्यू होगा, अपना ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा ऑडिटर कैसे कर सकता है सर? ऐसा ऑडिटर क्या करे, व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू डू इज दैट, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने वाला है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से बना है या नहीं बना है। हर एक एंट्री जो पोस्ट हुई है उसका एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं। ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि कहीं कोई एंट्री छूटी तो नहीं है, कहीं कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि कहीं कोई एंट्री छूटी तो नहीं है, कहीं कोई एंट्री झूठी तो नहीं है, यानी कि कोई भी एंट्री ओमिट तो नहीं हुआ है और कोई भी एंट्री मिसलीडिंग तो नहीं है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है कि नहीं, डिस्क्लोज्ड है कि नहीं, प्रेजेंटेड है कि नहीं, एंड वेदर दे रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सर? तो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के बेसिस में आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को डिफरेंशिएट कर सकते हो। यू कैन डिफरेंशिएट इट ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग। अब बहुत आसान है, ऑडिटिंग का मीनिंग वी ऑल नो, इट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करें तो इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अगर हम ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो भैया हम सबको पता है कि हमारा जो ओपिनियन है दैट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें, अपना जो ऑब्जेक्टिव है to prepare financial statements। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें सर तो अकाउंटिंग की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर है, और अगर ऑडिटिंग की बात करें तो सर ऑडिट की जिम्मेदारी ऑडिटर के ऊपर है। एंड अगर टाइमिंग की बात करें सर तो अकाउंटिंग पहले होता है और अकाउंटिंग की वजह से ही ऑडिटिंग की शुरुआत होती है, यानी ऑडिटिंग बिगन्स वेयर द अकाउंटिंग एंड्स। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, की ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बन जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन डिफरेंशिएट इट ऑन सेवरल फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पीरियोडिसिटी, नेचर, लिमिटेशन, एविडेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें सर तो अगेन ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो रिपोर्ट करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, जबकि इन्वेस्टिगेशन का कोई जनरल ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता, उसका तो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है टू एस्टैब्लिश ए पार्टिकुलर फैक्ट और सिचुएशन।
अगर स्कोप की बात करें सर तो ऑडिट का जो स्कोप होता है वाइड होता है और उसे लॉ डिटरमाइन करता है। और अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें सर तो इन्वेस्टिगेशन का जो स्कोप होता है वो स्टैट्यूट भी हो सकता है, नॉन स्टैट्यूट भी हो सकता है, क्योंकि ऑडिट तो हमेशा मैंडेटरी होता है, सो दैट इज वाई स्कोप हमेशा लॉ डिसाइड करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कैन बी मैंडेटरी, इन्वेस्टिगेशन माइट नॉट बी मैंडेटरी। उसके बाद पीरियोडिसिटी की बात करें सर तो ऑडिट तो हर ईयरली बेसिस में होता ही होता है एंड कभी कभी क्वार्टरली, हाफ ईयरली बेसिस में भी होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसका कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं है। देन नेचर ऑफ एविडेंसेस की बात करें, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सर ऑडिट में हम करते हैं टेस्ट चेकिंग, क्योंकि हमारे पास 100% चीजें चेक करने का टाइम नहीं होता, और इन्वेस्टिगेशन में हम करते हैं डिटेल्ड चेकिंग। उसके बाद इनहेरेंट लिमिटेशंस की बात करें सर तो ऑडिट सफर करता है फ्रॉम सेवरल इनहेरेंट लिमिटेशंस, जिसकी चर्चा हम लोग ऐसे 200 में करते हैं। सेवरल इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट, ये सारी चीजें। और इन्वेस्टिगेशन की बात करें सर तो इन्वेस्टिगेशन एक डिटेल्ड प्रोसीजर है जिसका एज सच कोई इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है। अगर एविडेंसेस की बात करें सर तो ऑडिट में अपन जो एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं उसको प्राइमा फेसी एविडेंस बोलते हैं, परसुएसिव एविडेंस बोलते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं सर उसको कंक्लूसिव एविडेंस बोलते हैं। देन ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो ऑडिट में अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज मोर और लेस एनालिटिकल इन नेचर, जहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, फैक्ट्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली एक तथ्य में पहुंचना होता है। एंड अगर रिपोर्टिंग की बात करें सर तो ऑडिटिंग का जो रिपोर्टिंग है वो उसके ओनर्स को जाता है, और जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्टिंग जाता है वो उनको जाता है जिसके बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिसने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराया है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट ना दो प्रकार के यहाँ पे डिवीजन दिए गए हैं। एक तो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और एक होता है वॉलंटरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब भैया लॉ मैंडेटरी है, आपको ऑडिट करवाना होगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। एंड वॉलंटरी ऑडिट का मतलब है कि सर की हम क्या करें मेरी मर्जी, मैं ऑडिट कराऊं मैं ना कराऊं मेरी मर्जी। तो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। सर तो किसी भी कंपनी की बात करें, दुनिया में किसी भी कंपनी की बात करें, ऑडिट मैंडेटरी होता है, चाहे वो कंपनी गवर्न अंडर कंपनीज एक्ट हो, या बैंकिंग कंपनी गवर्न अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी गवर्न अंडर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट हो, या इंश्योरेंस कंपनी गवर्न अंडर इंश्योरेंस एक्ट हो, या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें, चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें, इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी भी स्पेशल एंटिटी की बात करें, तो सर हर किसी के लिए ऑडिट मैंडेटरी होता है। और याद रखिएगा यहां पर हम स्टैट ऑडिट की बात कर रहे हैं। और वॉलंटरी ऑडिट मतलब सर क्या करूं मेरी मर्जी। जैसे अगर मैं एक इंडिविजुअल सॉल प्रोप्राइटरशिप का धंधा चला रहा हूं, मैं एक पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूं, मेरा एक एचयूएफ बिजनेस है, तो ऑडिट वहां पे ऑप्शनल है। ऑडिट कराने से मुझे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे बट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, तो ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रिपोर्ट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, एंड उसके लिए अपन रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। अगर हम स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें सर, तो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और स्कोप कैसे डिटरमाइन होता है। तो स्कोप डिटरमाइन कौन करता है, हमारा मदर इंस्टीट्यूट ICAI करता है। स्कोप डिटरमाइन कौन करता है, लॉ कानून करता है। और स्कोप कैसे डिटरमाइन होता है सर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत होता है। अब स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, तो याद रखिएगा सर, स्कोप के अंदर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्कोप के अंदर आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। स्कोप के अंदर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्कोप के अंदर आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी बात है तुम समझ सकते हो। स्कोप में आता है कवरिंग ऑल द एक्सपेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, कि हमें ऑडिट में क्या करना है सर, एंटरप्राइज के सारे एक्सपेक्ट्स को कवर करना है, बट जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा सर बात करें तो जो भी एंट्रीज पोस्ट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह चेक करना है कि हर एक एंट्री का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन चेक करना है। डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के बाद अपने को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह चेक करने हैं, ये सारी चीजें चेक करनी है। IC चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना है। और सर स्कोप में क्या क्या नहीं आएगा, तो याद रखिएगा सर, इन्वेस्टिगेशन स्कोप में नहीं आएगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन स्कोप में नहीं आता है। उसके अलावा सर जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना हमारे स्कोप में नहीं आता है। और उसके अलावा सर फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट भी वेरीफाई करना हमारे स्कोप में नहीं आता है। ये पार्ट मैंने आपको कहां से बताया सर, नए स्टडी मॉड्यूल से बताया है, जो कि May 24 का नया स्टडी मॉड्यूल दिया हुआ है। उसके अलावा सर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस का बड़ा प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है अपना। तो अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें सर, तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एक स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ पर्सनल कैरेक्टर। और इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ऑडिटर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ अदर्स, ऑडिटर सबऑर्डिनेट नहीं है टू द विशेस ऑफ अदर्स, ठीक है। और इंडिपेंडेंस दो प्रकार की होती है, एक होता है इंडिपेंडेंस इन माइंड, एक होता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। एक होता है इंडिपेंडेंस इन माइंड, एक होता है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। आप दिखाई देने चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हैं, ताकि और आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, इंटीग्रिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। और माइंड में भी आप क्या होने चाहिए सर, इंडिपेंडेंट होने चाहिए।
अब इंडिपेंडेंट ऑडिट के फायदे क्या होंगे सर, इंडिपेंडेंट ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होंगे? तो जितने भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन सबको इंडिपेंडेंट ऑडिट का फायदा मिलेगा। जैसे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन है सर? तो शेयर होल्डर्स हैं, फंड प्रोवाइडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज है, सबको फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स को फायदा मिलेगा कि हमारा फंड सेफ है कि नहीं, ओनर्स को फायदा मिलेगा, उनको पता चलेगा कि कंपनी में कुछ अब नॉर्मल वेस्टेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, और जो पोजीशन दिखाया जा रहा है कंपनी का वो सही दिखाया जा रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट को भी फायदा मिलेगा कि उनका मैनेजमेंट सही चल रहा है कि नहीं, उनको पता चलेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं, उनको पता चलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन हुआ है कि नहीं, उनको पता चलेगा। उनको ये पता चलेगा कि भाई जो एम्प्लॉइज है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, और एम्प्लॉइज के मन में एक डर होगा, एक मॉरल चेक रहेगा एम्प्लॉइज के लिए। गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट होगा सर, उनको एक भरोसा होगा कि हमें टैक्सेस प्रॉपर्ली मिल रहा है, और कल को गवर्नमेंट को जब लाइसेंस वगैरह इश्यू करना होता है तो वहां पे गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सेस लेती है। उसके बाद सर इंडिपेंडेंस के 5 सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, जिसको अपन याद करते हैं बड़े प्यार से OIPCC। क्या याद करते हैं सर? OIPCC। व्हाट इज OIPCC? O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, देन वी हैव I फॉर इंटेग्रिटी, P से प्रोफेशनल बिहेवियर, C से कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, एंड C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इंटेग्रिटी मतलब होता है सर ईमानदारी। प्रोफेशनल अकाउंटेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, हॉनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, और कोई भी मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। ऑब्जेक्टिविटी यानी प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होगा, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। प्रोफेशनल बिहेवियर, वो सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, एंड ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे अपने इंस्टीट्यूट की बदनामी हो, जिससे अपने मदर इंस्टीट्यूट की बदनामी हो। उसके अलावा सर कॉन्फिडेंशियलिटी की, प्रोफेशनल अकाउंटेंट क्या नहीं करने वाला, क्लाइंट का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं करने वाला विदाउट द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट। एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि वो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करेगा सर, और नेग्लिजेंट नहीं होगा अपने अप्रोच में। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि ये जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं OIPCC, इनको फॉलो करना क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है सर। इनको कंप्लाई करने के लिए, इनको कंप्लाई करने के पीछे ना बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो अपने को रोकने वाला है कि मिस्टर ऑडिटर हम तुमको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्लाई नहीं करने देंगे। और इसके लिए 5 थ्रेट्स हैं सर। कौन से 5 थ्रेट्स हैं? एक है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, तीसरा है एडवोकेसी थ्रेट, चौथा है फैमिलियरिटी थ्रेट, और 5वां है इंटिमिडेशन थ्रेट। तो 5 तरीके के थ्रेट्स हैं, ठीक है। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब मेरा या मेरे पार्टनर का, मेरे एसोसिएट का खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। मे बी कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, मे बी हमको क्लाइंट से फीस बहुत ज्यादा मिल रहा है, मे बी कोई कॉन्टिंजेंट असाइनमेंट अपन ने क्लाइंट का एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है, मे बी अपने को क्लाइंट से कोई पर्सनल बेनिफिट बहुत ज्यादा एक्रीव होने वाला है। तो ये सारा होता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। उसके अलावा होता है सर सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब सर मैंने कोई जजमेंट किया, मैंने कोई कंक्लूजन अराइव करा, मैंने कंट्रोल्स डिजाइन करे और उस चीज को मैं ही रिव्यू कर रहा हूं, तो सर अपने काम को खुद ईमानदारी से कैसे रिव्यू कर सकता है कोई, राइट। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब अराइज होगा सर कि मान लीजिए मैं ही पहले कंपनी का ऑफिसर था, मैं ही पहले कंपनी का डायरेक्टर था, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन किया था, मैंने कंसल्टेंसी दी थी, अब मेरे को ही रिव्यू करने बोला जा रहा है। उसके बाद होता है सर एडवोकेसी थ्रेट। तो एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या होता है सर कि जहां अपन क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हैं, क्लाइंट ने हमें क्या किया है, हायर किया है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और हम इस तरीके से क्लाइंट का प्रमोशन कर रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने अपने को हायर किया है कि आप हमारे आईपीओ को प्रमोट करो या फिर आप हमें डिफेंड करो इन केस ऑफ लिटिगेशन, तो वहां पे एडवोकेसी थ्रेट अराइज हो जाएगा। उसके अलावा होता है सर फैमिलियरिटी थ्रेट। तो फैमिलियरिटी थ्रेट का मतलब क्या होता है सर, जब क्लाइंट के साथ एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, क्योंकि अपन बहुत साल से क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स अपने को बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिलते हैं, देयर इज अ लॉन्ग एसोसिएशन, देयर इज अ फैमिली रिलेशन विद द क्लाइंट, तो एक फैमिलियरिटी थ्रेट डेवलप हो जाता है और वो अपने इंडिपेंडेंस के बीच रारा बन के आता है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी अपना जो एंगेजमेंट टीम का मेंबर है वो कंपनी, अपना जो भी एंगेजमेंट टीम का मेंबर है उसका कोई क्लोज फैमिली मेंबर कंपनी का डायरेक्टर है या ऑफिसर है, या अपने पुराने एंगेजमेंट पार्टनर कंपनी के डायरेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, या फिर क्लाइंट्स अपने को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, और जिसकी वजह से एक दोस्ती डेवलप हो जाती है, या अपना पुराना एसोसिएशन है। और 5वां होता है इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लाइंट तुमको डरा रहा है, धमका रहा है और ऑब्जेक्टिविटी से काम करने नहीं दे रहा है, तुमको डरा रहा है, धमका रहा है, तुमको निकाल देंगे, तुम्हारी फीस कम कर देंगे, ये सारी चीजें बोलकर वो तुमको धमका रहा है। और सर आईसीआई ने हमको बताए हैं कुछ सेफगार्ड्स, किन थ्रेट से बचने के लिए आपको अप्लाई करने होंगे कुछ सेफगार्ड्स। आपको इंश्योर करना होगा सर कि मैं हर हाल में OIPCC के प्रिंसिपल्स फॉलो करूं। आपको कंसिडर करना होगा क्या मैं इंडिपेंडेंटली काम कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता हूं तो सर आप उस काम को एक्सेप्ट ही मत कीजिए, और अगर आप काम को कर रहे हैं तो आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना, आप विड्रॉ कर लीजिए।
उसके बाद आता है सर क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेक्निकल क्वालिटीज, एक होता है पर्सनल क्वालिटीज। टेक्निकल क्वालिटीज के अंदर आ जाते हैं सारे सब्जेक्ट नेम्स जैसे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉर्पोरेट लॉज, क्लाइंट्स नेचर ऑफ बिजनेस। और पर्सनल क्वालिटीज मतलब सर हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स, हमारी एथिकल क्वालिटीज, OIPCC, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्सटर्नल टॉपिक, ऑडिटर्स एंड इंटरनल ऑडिटर्स के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होता है सर। तो अगर एक्सटर्नल ऑडिटर की बात करें तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बोलते हैं, उसकी मार्केट में बहुत ही इज्जत है और उसको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करें सर तो ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिया है, इसको मैनेजमेंट अपॉइंट करती है। एंड सेलेक्टिव कंपनीज के अंदर इंटरनल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है और स्कोप ऑफ वर्क भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है एंड वहां पे इंडिपेंडेंस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। और इंटरनल ऑडिटर का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो सेक्शन 138 में गवर्नड है एंड इट इज एप्लीकेबल टू सिलेक्टिव कंपनीज, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। उसके बाद आता है सर अपना नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, की ऑडिट का ना बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट से, बहुत सारे डिसिप्लिन से रिश्ता है, राइट। तो अभी रिश्ता क्या कहलाता है, लाइक ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स नेम्स यू रिमेंबर, हर किसी सब्जेक्ट के साथ ऑडिटिंग का एक रिश्ता है। जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें सर तो अकाउंटिंग के साथ एक रिश्ता है, लॉ की बात करें तो लॉ के साथ रिश्ता है, FM की बात करें तो FM के साथ, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के साथ, IT की बात करें तो IT के साथ, राइट, बिहेवियरल साइंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, तो हर किसी के साथ ऑडिटिंग का एक रिलेशनशिप है। तो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का क्या कोरिलेशन है सर, दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं एंड ऑडिटिंग इज द रिजल्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, सो ऑडिटर शुड हैव ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर ऑडिटिंग एंड लॉ की बात करें सर तो इनके बीच भी रिश्ता बहुत गहरा है। ऑडिटर एग्जामिन करता है कि जो ट्रांजेक्शन हैं वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, तो उसको लॉ की भी बाकायदा प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, तो भैया क्लाइंट कौन से इन्वायरमेंट में काम कर रहा है उसकी नॉलेज मुझे होनी चाहिए एज ए ऑडिटर। मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। और मैक्रो की बात करें अगर तो सर माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने लिए ज्यादा रेलिवेंट है। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस मतलब ह्यूमन बिहेवियर, कि मेरे को पता होना चाहिए सर कि जो ह्यूमन बींग्स है जिनके साथ मैं डील करने वाला हूं, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, वेदर दोज आर हॉनेस्ट पीपल, वेदर दोज आर कॉम्पिटेंट पीपल। बिकॉज याद रखिएगा सर, अगर जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, अगर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं अगर वो हॉनेस्ट नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैनिपुलेटेड होंगे। सो नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी अपने लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सर ऑडिटिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो जैसे कि अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जब अपन सैंपल साइज वगैरह चूज करते हैं तो वहां स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन आता है, और जब अपन इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं तो वहां मैथमेटिक्स का रेलिवेंस आता है। उसके बाद ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग, तो सर आज के जमाने पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज्यादातर अपना सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम कंप्यूटर्स की मदद से करती है, इसलिए अपने को कंप्यूटर सिस्टम का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जो भी कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वी हैव ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सर अपने को फाइनेंशियल टेक्निक्स की सारी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि FM के अंदर आपको पढ़ाया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है मार्केट में अपने को उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, तो ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन की बात करें सर तो अपने को जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, अपने को जो कॉस्ट सिस्टम है कॉस्ट सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और प्रोडक्शन टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं अपने को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, कॉस्ट सिस्टम हो गया एंड प्रोडक्शन टर्मिनोलॉजीज हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, की अपने ऑडिट में ना बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जो ऑडिट को गवर्न करती हैं, जिसको याद करने का मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है। हम तो डिस्को में जाएं दैट इज डिस्को पेयर। अब डिस्को पेयर क्या हो गया सर, D फॉर डॉक्यूमेंटेशन हो गया, I फॉर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस हो गया, S फॉर स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंस हो गया, O फॉर अदर्स यानी कि वर्क परफॉर्म बाय अदर्स हो गया, P फॉर प्लानिंग हो गया, A से ऑडिट एविडेंस हो गया, I से इंटरनल कंट्रोल हो गया, R से रिपोर्टिंग हो गया। तो ये है अपने 9 प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट। उसके बाद सर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट। तो मैनेजमेंट की ना 3 बेसिक जिम्मेदारी है सर। एक तो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के हिसाब से बनाना, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाना। दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना, और इस तरीके से डिजाइन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर्स और फ्रॉड्स। और तीसरी चीज सर ऑडिटर की मदद करना, ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करना टू ऑल द इंफॉर्मेशन जो भी उसको ऑडिट के लिए चाहिएगा, टू एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिटर मांग रहा होगा ऑडिट के वक्त, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस विद इन द एंटिटी, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस to persons within the entity from whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidences। ठीक है जी।
तो ये है सर अपना द चैप्टर ऑफ नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आईसीएस स्टडी मैट के कंपैरिजन में खाली एक ही डिफरेंस आपको मिलेगा कि आईसीएस स्टडी मैट में आपको 2-3 स्टैंडर्ड्स भी यहाँ एडेड मिल जाएंगे, और स्टैंडर्ड्स का डिस्कशन अपन ने सेपरेट वीडियो में किया है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का, उसके लिए सेपरेट चैप्टर अवेलेबल है, उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का, तो आप उस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे स्टैंडर्ड से रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो मैंने फास्ट कराया थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि अपना जो टाइम है वो कम है। तो ऑब्जेक्टिव ये है यार कि फटाफट आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो, ताकि पूरे ऑडिट से एक फैमिलियरिटी एक बार के लिए डेवलप हो जाए और दोबारा से अपने को जो की वर्ड्स हैं वो सारे के सारे सर याद आ जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो भाई ये बंदा आपके लिए हाजिर है। आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग बाय यू। आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं सर, मेरा जो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। टेलीग्राम का नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 7838061193, 7838061193। और सर अगर कोई इस तरीके का गाइडेंस चाहिए जो बहुत सेंसिटिव इन नेचर है, आपको लगता है सर मैं ही आपकी मदद कर सकता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का अलग नंबर है सर, नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप करोगे, आप कॉल नहीं करोगे। 863-858-5920, 863-858-5920। बाकी बच्चों को मैं एडवाइस करूंगा यार कि आखिरी के कुछ दिन बाकी हैं एग्जाम्स के लिए, टेस्ट जरूर दें, जितना हो सके उतना टेस्ट दें, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सर अपना कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट रिस्क प्रोग्राम अपना mentor.com में अवेलेबल है, आप वहां से टेस्ट दे सकते हो। ऑडिट को बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, उसके लिए आप इन रिविजनरी वीडियोस की मदद ले सकते हो। और मैंने काफी चैप्टर्स के आपको ऑडियो क्लिप्स भी प्रोवाइड करे हैं, तो वो जो ऑडियो क्लिप्स है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ जाइए अभी कभी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में भी क्या होता है यार, डेली बेसिस में अपन एमसीक्यू पूछते हैं, डेली बेसिस में आपको मैं कुछ ना कुछ रिवाइज कराते रहता हूं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है आपके लिए, राइट। एंड जो भी दोस्त आपके मई 24 में एग्जाम्स देने वाले हैं, नवंबर 24 में एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उन तक भी मैसेज जरूर पहुंचाइएगा सर कि बेस्ट बुक्स फॉर सी एंटर, बेस्ट क्लासेस फॉर सी एंटर इज अवेलेबल एट www.apnamentor.com। आई कैन गारंटी यू कि यार वैसा जो बुक्स होगा आपको इंटर में और दिखाई नहीं देगा, और वैसी जो क्लासेस होंगी सर, तो वैसी क्लासेस भी आपको इंटर में और नहीं मिलेंगी। दैट इज माई अश्योरेंस, माई गारंटी, एंड आई एम देयर अवेलेबल फॉर यू टिल योर एग्जामिनेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।